कहानी सिरसा नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी और वहां का वातावरण भी बहुत शांत था। परंतु इसी गांव के बाहर वाले जंगल में कालीचरण नाम का एक खूंखार डाकू रहता था, जो जंगल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को लूटता था। कालीचरण से सिरसा गांव तो छोड़ो, उसके पास के सभी गांव वाले परेशान हो गए थे, जिस कारण वहां के राजा ने उस पर बहुत बड़ा इनाम रख दिया था। उस पर इनाम रखने के कुछ समय बाद अचानक एक दिन उसकी लाश गांव के चौराहे पर पड़ी हुई मिली थी। पर यह किसी को पता नहीं था कि कालीचरण को किसने मारा था। पर कालीचरण के मरने के बाद सभी गांव वालों को बहुत बड़ी राहत मिली थी। कालीचरण के मरने के कुछ समय बाद हर तरफ शांति हो चुकी थी। अब कोई भी किसी भी समय गांव के बाहर जा सकता था और कोई भी गांव में आ सकता था, बिना किसी के डर के। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। इसी बीच गांव के बाहर वाले नदी के पास एक बाबा, जिनका नाम रघुनाथ था, उन्होंने अपना रैन बसेरा बना लिया था, जिनको काफी सिद्धियां प्राप्त थीं। बाबा रघुनाथ कुछ ही समय में इतने प्रचलित हो गए थे कि सिरसा गांव तो छोड़ो, आसपास के गांव से भी बहुत लोग उनसे अपनी समस्या का निवारण लेने आते थे। बाबा की एक खासियत थी कि वो कभी किसी से एक पैसे का भी दक्षिणा नहीं लेते थे। ऊपर नहीं तो वो जरूरतमंदों को सोने के सिक्के देकर उनकी मदद कर दिया करते थे। इसी कारण गांव में अफवाह फैली थी कि बाबा के पास कालीचरण का छुपाया हुआ खुफिया खजाना है। इसीलिए वो कभी किसी से दक्षिणा नहीं लेते थे और जरूरतमंद लोगों को सोने के सिक्के बांटते हैं। परंतु किसी का मानना था कि वो ये सब अपनी सिद्धियों के कारण कर पाते हैं, और कोई मानता था कि उनके पास सच में कोई खजाना है। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, रमन और राघव, जो बहुत ही गरीब किसान थे। दोनों के पास अपनी एक एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर खेती करके दोनों का घर चलता था। रमन के परिवार में रमन की पत्नी सुनीता और एक बेटा था, जिसका नाम राजू था। राघव के परिवार में राघव के अलावा केवल उसकी पत्नी थी, जिसका नाम मीरा था। रमन और राघव दोनों अपने गरीबी से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन ऐसे ही दोनों आपस में खेत के पास बैठकर बात कर रहे होते हैं। भाई, आखिर कब तक हम इन छोटी छोटी जमीनों पर काम करके अपने घर का पालन पोषण करेंगे? सही कह रहे हो रमन भाई। हम मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो भी उगाते हैं उससे बस पेट ही भरता है। आगे का कुछ नहीं सोच सकते। अगर हमें खाने के साथ साथ आगे के लिए बचाना है तो फिर तो हमें ये खेती बाड़ी छोड़नी होगी और पैसे कमाने का कोई नया तरीका ढूंढना होगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पहले का तो ठीक था। इस छोटी सी जमीन से जो भी उगता था उससे गुजर बसर हो जाता था। परंतु अब राजू भी बड़ा हो रहा है। उसके स्कूल का खर्चा और कॉपी किताब का खर्चा अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। हाँ भाई, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया और इन छोटी छोटी जमीनों के भरोसे बैठे रहे तो हमें आगे भविष्य में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भाई, पर हम करेंगे क्या? क्योंकि हमारे पास कोई पुरखों का गाड़ा हुआ खजाना तो नहीं है कि गड्ढा खोदा और फिर उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकल आए। रमन की बात सुनकर राघव को अचानक बाबा रघुनाथ के खजाने की याद आती है। भाई, हमारे पास नहीं है, पर शायद मुझे मालूम है किसके पास हमें खजाना मिल सकता है। रमन को राघव की बातें कुछ समझ नहीं आई। भाई, मैं कुछ समझा नहीं। किसके पास से हमें खजाना मिल सकता है? जरा साफ साफ बता मुझे भी। भाई, लगता है तुमने गांव में फैली अफवाह नहीं सुनी अब तक। मैं बाबा रघुनाथ के खजाने की बात कर रहा हूं। क्या बाबा रघुनाथ के पास खजाना है? क्यों मजाक कर रहे हो भाई? अगर उनके पास खजाना होता तो क्या वो ऐसा साधारण जीवन जीते? भाई, तुम ही सोचो, वो इतने लोगों की मदद करते हैं, पर आज तक उन्होंने कभी किसी से दक्षिणा नहीं ली है। और मैंने तो यहां तक सुना है कि वो जरूरतमंदों को सोने के सिक्के देते हैं। और तो और क्या, आज तक तुमने उनको यहां वहां भिक्षा मांगते देखा है? नहीं भाई, मैंने तो आज तक बाबा को कभी अपने गांव के अंदर भी नहीं देखा है। वो तो हमेशा अपने गांव के बाहर वाली कुटिया के पास ही बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। हाँ, फिर तुम ही सोचो, जब वो दक्षिणा नहीं लेते और ना ही भिक्षा मांगने आते हैं, तो उनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं कि वो लोगों को सोने के सिक्के बांटते हैं, और फिर उनके घर का गुजर बसर कैसे होता होगा? मैं तो कह रहा हूं, ये जो अफवाह है ना कि बाबा के पास कालीचरण का छुपाया हुआ खजाना है, ये कोई अफवाह नहीं है। मैं तो कहता हूं, हमें एक बार चलकर पता लगाना चाहिए क्या सच है और क्या झूठ है। और अगर बाबा के पास सच में खजाना हुआ तो हम भी उस खजाने में से थोड़ा थोड़ा ले लेंगे।
भाई, पर मैंने सुना है कि उनके पास सिद्धि है जिससे वो लोगों की मदद करते हैं। और यदि ये बात सच में अफवाह हुई और बाबा के पास कोई खजाना नहीं हुआ और सच में उनके पास सिद्धि हुई तो क्या करेंगे? तो क्या, बाबा के पास तो जा ही रहे हैं। जहां सब लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, वहां हम भी अपनी समस्या का हल पूछ लेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो कल सुबह हम दोनों चलते हैं और दूर से बाबा पर नजर रखेंगे। अगले दिन सुबह रमन और राघव अपनी अपनी पत्नी को खेत का ध्यान रखने को कहकर बाबा रघुनाथ की कुटिया की ओर निकल पड़े। दोनों के मन में उत्सुकता थी कि क्या बाबा के पास सच में खजाना होगा या यह सब सिर्फ एक अफवाह है। रमन और राघव गांव के बाहर स्थित बाबा रघुनाथ की कुटिया से थोड़ी दूरी पर छिपकर खड़े हो गए। वे बाबा पर नजर रख रहे थे कि शायद कोई इशारा मिले जिससे उन्हें खजाने का पता चल सके। उन्होंने देखा कि बाबा दिन भर बस लोगों की समस्या सुनने और उनकी मदद करने में गुजार दे रहे थे, पर उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिससे उन्हें बाबा के खजाने के बारे में पता चल सके। भाई, यहां रुक कर कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है हम में से एक को बाबा से जाकर मिलना होगा और उनसे मदद मांगनी होगी। भाई, पर क्या बोलोगे बाबा से मिलकर? रमन भाई, मैं नहीं, तुम बाबा के पास जाओ और उन्हें अपना दुख बताने लगना। थोड़ा झूठ झूठ बोल देना कि मेरी छोटी सी जमीन थी जिससे मेरा घर का खर्च चलता था, पर वो अचानक पूरी खराब हो गई और अब घर पर मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं है, और मदद मांगने लगना। देखते हैं बाबा तुम्हारी किस प्रकार से मदद करेंगे। ठीक है भाई, मैं अभी जाता हूँ। रुको रमन भाई, अभी मत जाओ। जब सारे लोग चले जाएं तभी जाना, और हो सके तो थोड़ा रोते रोते जाना। बाबा को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि तुम सच में बहुत परेशान हो। ठीक है भाई, मैं वैसा ही करूंगा। कुछ समय तक इसी तरह दोनों छुपकर बाबा पर नजर रख रहे होते हैं और जैसे ही बाबा के यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, रमन वहां पहुंच जाता है। रमन वहां पहुंचकर रोने लगता है, जिसे देखकर बाबा उसे पूछते हैं। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? बाबा, मेरा नाम रमन है। मैं इसी गांव में रहता हूँ। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है जिस पर खेती करके मैं मेरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। पर अचानक किसी वजह से मेरी पूरी की पूरी फसल खराब हो गई और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं बाबा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए। बेटा, तुमने कुछ बचत नहीं किया है क्या? नहीं बाबा, मैं बचत कैसे करूंगा? मेरे पास जो जमीन है उससे खाने भर का अनाज हो पाता है, तो बचत तो कभी हुई ही नहीं। रमन की बात सुनकर बाबा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वो रमन से कहते हैं। बेटा, तू काफी तकलीफ में लग रहा है। मेरे पास तेरे लिए एक चीज है। बस मैं अभी तुझे जो देने जा रहा हूं, इसके बारे में तू किसी को भी मत बताना। फिर बाबा उसे अपने कमंडल में से एक सोने का सिक्का निकाल कर देते हैं, जिसे देखकर रमन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बेटा, ये सोने का सिक्का ले जाकर बेच दे और इससे जो पैसे मिले उससे तू अपने परिवार के लिए राशन ले लेना। धन्यवाद बाबा, आपने ये सोने का सिक्का देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं बेटा, धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है। बस बेटा, याद रहे, ये बात किसी को भी मत बताना। जी बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा इस बारे में। परंतु बाबा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना है? बाबा, ये सोने का सिक्का देखकर तो लगता है कि जो बात पूरे गांव में फैली है कि आपके पास कोई खुफिया खजाना है, वो सच है। नहीं बेटा, ये बात पूर्ण तौर पर सत्य नहीं है। मेरे पास कोई खुफिया खजाना नहीं है। ये तो मेरी सिद्धि है, जिससे मैं लोगों के काम हेतु सामान उन्हें दे पाता हूं। बस जैसे तुम्हें अभी पैसों की जरूरत थी, तो मेरे कमंडल ने ये सोने का सिक्का दे दिया। रमन को बाबा की बातें किसी हद तक झूठी लग रही थीं। उसे लग रहा था कि बाबा उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। रमन बाबा की बातों को ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा सच बोल रहे हैं। उसने धीरे से बाबा से फिर पूछा। बाबा, क्या यह सच में आपकी सिद्धि का कमाल है? क्या मैं इसे दोबारा देख सकता हूँ? बेटा, यह केवल जरूरतमंदों के लिए है। मैं इसे लालच में पढ़कर नहीं निकाल सकता। रमन ने सिर हिलाया और सोने का सिक्का अपने पास रख लिया, लेकिन अब उसके मन में लालच का बीज अंकुरित हो चुका था। वह सोचने लगा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है।
बाबा के पास अगर सिद्धियां होती तो मुझे उनकी ये बात छुपाने से मना नहीं करते। फिर क्या था, रमन बाबा का धन्यवाद करने के बाद वहां से राघव के पास चला गया। रमन के आते ही राघव उससे बाबा के पास हुए वाक्य के बारे में पूछने लगता है। क्या हुआ रमन भाई? तुम्हारे चेहरे पर एक चमक दिखाई दे रही है। ऐसा क्या हुआ वहां? और मैंने देखा बाबा ने तुम्हें कुछ दिया था। जरा मुझे भी तो बताना, क्या दिया बाबा ने तुमको? भाई, बाबा के वहां जो कुछ हुआ तुम यकीन नहीं मानोगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें दिखाऊंगा। फिर क्या था, रमन उसे वो सोने का सिक्का दिखा देता है जिसे बाबा ने उसे दिया था। सोने का सिक्का देखकर तो राघव पागल हो जाता है। रमन भाई, ये सोने का सिक्का है ना? हाँ भाई, ये सोने का सिक्का है, और ये मुझे बाबा ने दिया है। अब तो ये पक्का हो गया कि बाबा के पास कालीचरण का खजाना है, तभी तो उन्होंने तुमको ऐसे ही सोने का सिक्का दे दिया। हाँ भाई, जब बाबा ने अपने कमंडल में से मुझे ये सिक्का निकाल कर दिया तो मैंने भी उनसे ये बात पूछी थी। तब उन्होंने कहा कि ये बात पूर्ण तौर पर सत्य नहीं है, यानी कोई ना कोई बात तो है जो उन्हें कालीचरण के खजाने से जोड़ती है। और वो कह रहे थे कि ये सब उनकी सिद्धि के कारण है कि वो जरूरतमंद के हिसाब से उसकी मदद करते हैं। हाँ भाई, अब तो हमें बाबा के ऊपर नजर रखना होगा कि वो जरूरतमंदों की मदद और किस किस तरह करते हैं। राघव भाई, कल तुम अपनी पत्नी को बाबा के पास भेजना और उनको बाबा के सामने ऐसे बोलना कि तुम्हारी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, और तुमने उनका शहर में इलाज करवाया है, और डॉक्टर ने एक ऑपरेशन करने कहा है जिसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे, और तुम एक छोटे किसान हो। फिर देखना बाबा उनकी मदद के लिए क्या करते हैं। और आज से हम दोनों रोज बाबा के ऊपर नजर भी रखेंगे कि वो कब कहाँ जाते हैं और क्या क्या करते हैं। ठीक है भाई, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को कल के लिए तैयार करता हूँ। फिर क्या दोनों वहां से अपने अपने घर निकल जाते हैं। रमन और राघव दोनों अपने अपने घर पहुंचकर अपनी अपनी पत्नियों को सारी बात बता देते हैं कि आज बाबा के यहाँ क्या क्या हुआ और उनको आगे क्या करना है। अगले सुबह राघव अपनी पत्नी मीरा को बाबा के पास भेजने के लिए तैयार करता है और उसे पूरी तरह से समझाने लगता है कि उसे बाबा के पास जाकर क्या क्या कहना है। मीरा, तुम्हें ठीक से याद है ना बाबा के पास जाकर क्या कहना है? हाँ, तुमने जैसा कहा है मैं वैसे ही बोलूंगी। लेकिन क्या ये सही होगा? हमें बस एक बार बाबा को परखना है कि वो सच में कोई सिद्ध पुरुष हैं या उनके पास कोई छुपा हुआ खजाना है। अगर सच में उनके पास कोई खजाना हुआ तो हम भी उसमें से कुछ ले लेंगे ताकि हमारा भी कुछ भला हो सके। मीरा तैयार होकर बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ती है। रास्ते में वह घबराई हुई थी, लेकिन अपने पति की बातों को याद कर हिम्मत जुटा रही थी। जब मीरा बाबा के पास पहुंची तो वहां पहले से ही कुछ लोग थे। वह चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद जब सभी लोग चले गए तो मीरा बाबा के पास पहुंची और रोने का नाटक करने लगी। बेटी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बाबा, मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान सुख नहीं मिला। हमने शहर में डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने कहा कि एक ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जो बहुत महंगा है। मेरे पति एक छोटे किसान हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बाबा, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बताइए मैं क्या करूं? मीरा की बातें सुनने के बाद बाबा ने कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से 2 सोने के सिक्के निकालकर मीरा के हाथ में रख दिए। बेटी, इन्हें बेचकर तुम अपने ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम कर लेना, लेकिन इस बारे में किसी को मत बताना। बाबा, पर ये तो सोने के सिक्के हैं। हाँ बेटी, यह मेरी सिद्धि का ही एक रूप है, लेकिन ध्यान रहे इसका उपयोग केवल जरूरत के लिए करना। मीरा ने सिर हिलाया और वहां से निकल गई। लेकिन उसके मन में भी वही सवाल उठ रहे थे जो रमन के मन में आए थे। जब मीरा घर पहुंची तो उसने पूरा वाक्य राघव को बताया और उसे सोने के सिक्के दिखाए। सोने के सिक्कों को देखकर राघव पूरी तरह से चौंक जाता है और मीरा से कहता है, तो ये पक्का हो गया कि बाबा के पास कोई ना कोई खजाना है, वरना वो हर जरूरतमंद को ऐसे सोना कैसे दे सकते हैं? मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, लेकिन बाबा की आंखों में एक अलग ही शांति थी। हमें इस रहस्य को जानना होगा और इसकी अच्छे से छानबीन करनी होगी, तभी हम जान पाएंगे सच क्या है। उसी रात रमन और राघव ने बाबा पर नजर रखने का फैसला किया। राघव भाई, आज रात हम बाबा की कुटिया के पास जाकर देखेंगे कि वो रात में क्या करते हैं। हाँ भाई, ये सही रहेगा।
तभी तो हम जान पाएंगे कि बाबा की सच्चाई क्या है। रात के अंधेरे में दोनों चुपचाप बाबा की कुटिया के पास पहुंचे और एक पेड़ के पीछे छिप गए। कुछ समय बाद बाबा भी अपनी कुटिया के दरवाजे से बाहर आए और जंगल की ओर चल पड़े। बाबा को इतनी रात जंगल में अकेले जाते देख रमन राघव दोनों आपस में बात करने लगे। देखो राघव भाई, बाबा इतनी रात कहीं जा रहे हैं। भाई थोड़ा धीरे बोलो और उनका पीछा करो। देखते रहो कि वो इतनी रात में कहाँ जाते हैं। बाबा धीरे धीरे जंगल के भीतर एक गुफा की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने एक पत्थर के पास पहुंचकर कहा, खुल जा सिमसिम। बाबा के ऐसा कहते ही वो बड़ा सा पत्थर किसी दरवाजे की तरह खुल गया और बाबा उसके अंदर चले गए। बाबा का ये चमत्कार देखकर दोनों जान चौंक गए। ये क्या था? ये बाबा तो सच के कोई मायावी लगते हैं। हाँ भाई, पर मुझे लगता है कि ये कोई गुप्त जगह है जहां बाबा अपना वो खजाना छुपा कर रखते हैं। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। और इस बात को पक्का करने के लिए हमें भी अंदर जाकर देखना होगा कि अंदर सच में कोई खजाना है या नहीं। पर हमें कुछ देर इंतजार करना होगा। एक बार बाबा अंदर से बाहर आ जाए और अपने कुटिया की ओर लौट जाए, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ठीक है भाई, फिर हम कुछ देर इंतजार करते हैं। फिर क्या था, रमन और राघव उसी जादुई गुफा के कुछ दूरी पर छुपकर बाबा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद बाबा भी उस गुफा से बाहर आते हैं, पर बाबा इस बार अपने हाथ में एक पोटली लेकर आए थे। बाबा वहां से बाहर आकर अपने कुटिया की ओर चल देते हैं। रमन भाई, तुमने कुछ देखा? हाँ भाई, बाबा जब अंदर गए थे तब उनके हाथ में कुछ नहीं था, और जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में एक पोटली थी। भाई, अब तो मेरी जिज्ञासा गुफा के अंदर जाने की ओर बढ़ गई है। बाबा के वहां से चले जाने के बाद दोनों गुफा के बाहर आकर वो मंत्र बोलने लगते हैं। खुल जा सिमसिम। रमन के वो मंत्र बोलते ही वो गुफा के सामने का बड़ा पत्थर हट जाता है और दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्होंने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने और बहुमूल्य पत्थर रखे हुए थे। भाई, ये तो सच में खजाना है। अब तो हम मालामाल हो गए। अब हमें जीवन भर काम नहीं करना होगा। हाँ भाई, यानी बाबा इसी खजाने का उपयोग करके लोगों को वो सोने के सिक्के बांट रहे हैं। रमन और राघव गुफा के अंदर खड़े होकर चारों तरफ देख रहे थे। सोने चांदी के सिक्कों और बहुमूल्य पत्थरों की चमक उनकी आंखों में बस गई थी। भाई, बाबा के इतने साधारण रूप को देखकर हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाबा के पास इतना कुछ होगा। हाँ भाई, अब तो हमें इसमें से जितना हो सके उतना लेकर यहां से निकल जाना चाहिए। दोनों जैसे ही खजाने की तरफ बढ़े और खजाना लेने ही वाले थे, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, मानो कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। तुम दोनों सोच रहे थे कि मुझे पता नहीं चलेगा? ये आवाज सुनते ही रमन और राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बाबा रघुनाथ उनके पीछे खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा पहले जैसा शांत और दयालु नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी और उनकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। तो आखिर लालच तुम दोनों को यहाँ तक ले ही आया। तुम दोनों ने क्या सोचा कि मैं सिर्फ एक साधारण संत हूँ? बाबा का ये बदला हुआ स्वरूप देखकर दोनों बहुत डर गए थे। डरते डरते रमन ने बाबा से कहा, बाबा, आप यहाँ हमें माफ कर दीजिए। हम सिर्फ चुप! अब कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम दोनों को जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया है। अब इस गुफा से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। रमन और राघव के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उन्हें अब एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। बाबा, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। हम कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम जानते भी नहीं कि तुमने किसके खजाने में हाथ डालने की कोशिश की है। मैं कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि वही कालीचरण हूँ जिसे सब मरा हुआ समझ बैठे थे। रमन और राघव पहले से ही बहुत डरे हुए थे और अब ये सुनते ही दोनों की हालत और खराब हो जाती है। क्या आप कालीचरण हैं? पर कालीचरण तो सालों पहले ही मारा जा चुका है। हाँ, सालों पहले राजा ने मुझ पर इनाम रखा था। मैं अपनी मौत का नाटक करके छिप गया और इस गुफा को अपनी शरण बना लिया। तब से मैंने खुद को बाबा के रूप में बदल लिया ताकि कोई मुझ पर शक न करे। रमन और राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। जो भी इस खजाने के बारे में जानता है वो इस गुफा से बाहर जिंदा नहीं जा सकता।
इससे पहले कि रमन और राघव कुछ कर पाते, बाबा ने तेजी से अपने पास पड़ी एक तलवार निकालकर दोनों पर हमला कर दिया। गुफा के अंदर रमन और राघव की चीखें गूंज उठीं, लेकिन बाहर किसी ने कुछ नहीं सुना। कुछ ही पलों में गुफा के अंदर फिर से सन्नाटा छा गया। बाबा ने दोनों की लाशों को खजाने के पीछे छिपा दिया और गुफा से बाहर आ गए। अब ये राज फिर से सिर्फ मेरा रहेगा। बाबा ने गुफा का दरवाजा फिर से बंद किया और वापस अपने साधु के वेश में कुटिया की ओर चल दिए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, बाबा के शांत और दयालु रूप के पीछे कालीचरण जैसा खतरनाक व्यक्ति छिपा था। इसलिए हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। रमन और राघव ने लालच में आकर खतरा मोल लिया, जिसका नतीजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। इसलिए जीवन में लालच के बजाय मेहनत और ईमानदारी को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था, जिसमें सास, बहू और बेटा रहते थे। इस परिवार की सास बहुत लालची और स्वार्थी थी। उसकी लालच के कारण घर में हमेशा कलह और अशांति रहती थी। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं। सासू माँ, जिनका नाम शांति देवी है। शांति देवी एक लालची और स्वार्थी महिला है, जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती है। इस कहानी की दूसरी पात्र है लाचार बहू, जिसका नाम सीमा है। सीमा एकदम सरल, दयालु और सहनशील महिला है, जो सास के अत्याचार सहने के बावजूद परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती है। कहानी का तीसरा और आखिरी पात्र है रमेश, जो शांति देवी का पुत्र और सीमा का पति है। रमेश एक मेहनती और आज्ञाकारी बेटा, जो अपनी माँ की सभी बातें मानता है और माँ का सम्मान करता है, और जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार भी करता है। एक दिन सुबह सुबह जब सीमा रसोई घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास उसे फटकार लगाने रसोई घर में आती है। सीमा, तुमने आज फिर से दाल में ज्यादा मसाला डाल दिया था। तुमसे तो कुछ भी ठीक से नहीं होता। माँ जी, मैंने वही किया जैसा आपने कहा था। अगर गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। हर बार माफी मांगकर तुम अपने सारे पाप छिपा लेती हो। लगता है तुम चाहती हो कि इस घर में कुछ भी ठीक से न चले। तुम्हारी वजह से घर का बजट बिगड़ रहा है। तुम जानबूझकर महंगे मसाले इस्तेमाल करती हो ताकि मेरा सारा पैसा खत्म हो जाए। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा घर के खर्चे का ध्यान रखती हूँ। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखती हो तुम। लेकिन देखना, मैं तुम्हारी ये चालें अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुमसे सब कुछ बचाना होगा, वरना एक दिन तुम सब बेच खाओगी। बेचारी सीमा चुपचाप अपनी सास के ताने सुन लेती है और फिर से अपने काम में लग जाती है। उसी शाम रमेश काम से घर लौटता है और सीमा को उदास देखता है। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? कुछ नहीं जी, बस थोड़ा थक गई हूँ। नहीं, कुछ तो हुआ है। सच्ची सच्ची बताओ, क्या हुआ है? कुछ नहीं जी, पता नहीं क्यों, पर माँ जी को मुझसे फिर से कोई शिकायत हो गई है। माँ तो ऐसी ही हैं। तुम दिल छोटा मत करो, मैं उनसे बात करूंगा। हर बार बात करने से कुछ नहीं बदलता जी। वो हमेशा मुझ पर शक करती हैं, हमेशा मुझे गलत समझती हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है मैं हमेशा फिजूल खर्च करती हूँ। मैं जानता हूं सीमा, लेकिन माँ को बदलना इतना आसान नहीं है। तुम थोड़ा धैर्य रखो, मैं बात करता हूं माँ से। कब तक जी? मैं कब तक ये सब सहूंगी? आखिर मेरी गलती क्या है? रमेश सीमा को अपनी बातों से दिलासा देता है और सीमा रमेश की बात मान जाती है। उसी रात रमेश अपनी माँ शांति देवी से मिलने उनके कमरे में जाता है। माँ, क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ रमेश बेटा, आ जाओ। माँ, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? माँ, सीमा बहुत परेशान है। आप उस पर इतना शक क्यों करती हो? रमेश, तुम मुझे समझाने आए हो या अपनी पत्नी का पक्ष लेने? वो तुम्हें मेरे खिलाफ कर रही है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सीमा बहुत अच्छी है। वो हमेशा घर के लिए सोचती है। आप उसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। तुम अब मुझे सिखाओगे कि मुझे किसे समझना चाहिए। मैं जानती हूँ वो घर का सारा धन बर्बाद करना चाहती है। तुम उसकी बातों में मत आओ।
माँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसे गलत समझ रही हैं। तुम देखना बेटा, एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और तब तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। रमेश अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, परंतु शांति देवी उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। शांति देवी जब देखती है कि रमेश अपनी बीवी की ज्यादा पक्ष लेने लगा है, तो वो सीमा को किसी तरह फंसाकर रमेश की नजरों में उसे गलत साबित करने का सोचती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति देवी घर की कीमती चीजें छुपाकर सीमा पर चोरी का आरोप लगाने की योजना बनाती है। शांति देवी सीमा को फंसाने की योजना बनाते हुए अपने आप से कहती हैं, अगर इस घर से सीमा चली जाए तो रमेश पूरा घर मेरे नाम कर देगा। मुझे बस सीमा को किसी तरह बदनाम करना है। शांति देवी फटाफट घर की कीमती चीजें घर के एक बंद कमरे में छिपा देती है। घर की कीमती चीजें छुपाने के बाद शांति देवी रमेश को बुलाती है। ओ रमेश बेटा, कहाँ हो? जरा यहाँ आना तो। आया माँ, रुकना जरा सा। रमेश, घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या? घर की चीजें गायब हो गई हैं माँ? हाँ बेटा, मैंने बहुत ढूंढा पर कुछ चीजें नहीं मिल रही है। मुझे लग रहा है शायद किसी ने हमारे यहाँ चोरी की है। पक्का ना माँ, चीजें चोरी हुई हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं रखकर भूल गई हो? नहीं बेटा, पक्का चीजें चोरी हुई हैं, पर जो चीजें चोरी हुई हैं उन्हें देखकर तो लग रहा है अपने घर के किसी ने ही चोरी की है। आप कहना क्या चाहती हो माँ? मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन तुम अपनी पत्नी से पूछो, कहीं उसने ही। ये बोलते बोलते शांति देवी रुक जाती है। अपनी माँ से ऐसा सुनते ही रमेश थोड़ी नाराजगी भरे आवाज में कहता है, माँ, आप ये क्या कह रही हैं? सीमा ऐसा नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें आगाह कर रही हूँ, तुम खुद जाकर उससे पूछ लो। माँ से इस तरह अपने पत्नी के बारे में सुन रमेश को वैसे तो बुरा लगता है, परंतु वो अपनी माँ की बात पर भरोसा कर अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने जाता है। रमेश सीमा से चोरी के सिलसिले में बात करने अपने कमरे में जाता है। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना जी, क्या बात करनी है आपको? सीमा, माँ कह रही हैं कि घर से कुछ कीमती चीजें गायब हैं। क्या तुमने उन्हें कहीं रखा है? नहीं रमेश, मैंने कुछ नहीं लिया। आप मुझसे ये सवाल कैसे कर सकते हैं? माँ को इस बारे में शक है कि शायद वो चीजें तुमने ली हैं। मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। रमेश से इस तरह की बात सुन सीमा रोने लगती है। आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं? आपने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं अपने ही घर में ऐसा कर सकती हूँ? सीमा, मैं नहीं जानता कि क्या सच है, लेकिन माँ ऐसा कह रही हैं। तो मैं आपके लिए क्या हूँ रमेश? बस एक इल्जाम। रमेश से इस तरह चोरी का इल्जाम लगता देख सीमा आहत होकर घर छोड़ने का फैसला करती है। मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। जब आप खुद मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। सीमा, मेरी बातों का बुरा मत मानो, मत जाओ, घर छोड़कर रुक जाओ। नहीं रमेश, मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, सच्चाई हमेशा सामने आती है। सीमा अपना सूटकेस बांधकर अपने मायके चली जाती है। सीमा के मायके जाने के बाद रमेश सीमा को बहुत फोन करता था, पर सीमा उसका कभी जवाब नहीं देती थी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपने मायके में ही रहती है। सीमा के जाने के बाद रमेश और शांति देवी के बीच रोज रोज की अनबन शुरू हो जाती है। माँ, आपसे बड़ी गलती हो गई है। सीमा निर्दोष थी और हमने उसे जाने दिया। अच्छा हुआ वो चली गई। अब घर में सब मेरे हिसाब से चलेगा। माँ, घर में अब सिर्फ उदासी है। आपने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे रमेश अपनी माँ से दूरी बनाने लगता है। रमेश अपनी माँ से बात करना भी बंद कर देता है। शांति देवी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे बस अपने घर पर अपना हक बनाए रखना था और इस चीज के लिए वो हर पल नई योजनाएं बनाती रहती थीं। इधर दूसरी तरफ रमेश बिना सीमा के अब परेशान सा हो गया था, परंतु इस बारे में वो अपनी माँ से भी बात नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन रमेश हिम्मत जुटाता है और अपनी माँ से सीमा को घर लाने की बात कहने की ठान लेता है। अब बस हो गया, आज तो माँ से कह दूंगा मैं सीमा को घर वापस लाने जा रहा हूँ। रमेश घर पहुंचकर अपनी माँ से कहता है, माँ, अब बस हो गया, मैं जा रहा हूँ सीमा को घर वापस लाने। क्या तुम उस चोरनी को वापस लाने जा रहे हो? माँ, सीमा चोरनी नहीं है। आपने बिना मतलब मेरी सीमा पर शक किया। अगर तुम्हारी बीवी चोरनी नहीं है तो घर का कीमती सामान कहाँ गया? माँ, आपको जो सोचना है सोचो। मैं जा रहा हूँ अपनी सीमा को वापस लाने। रमेश आखिरकार सीमा को मनाने और उसे वापस अपने घर ले जाने सीमा के मायके जाता है।
सीमा, मुझे माफ कर दो। माँ की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। प्लीज घर वापस चलो। रमेश, मैंने आपको हमेशा अपने पति और साथी के रूप में माना है, लेकिन आप भी मुझ पर शक करने लगे। मैं सिर्फ आपके कहने से वापस नहीं लौट सकती। आपको खुद से ये समझना होगा कि सही क्या है और गलत क्या। सीमा, मैंने अपनी गलती मान ली है। मुझे माफ कर दो। घर बिना तुम्हारे सूना हो गया है। सीमा थोड़ी देर सोचती है और रमेश को माफ कर देती है। ठीक है रमेश, मैं वापस चलूंगी, लेकिन अब मैं किसी भी अन्याय को सहन नहीं करूंगी और मुझ पर लगे चोरी के इल्जाम को मैं गलत साबित करके रहूंगी। ठीक है, तुमको जो सही लगे करना। बस अब तुम घर वापस चलो। रमेश सीमा के साथ अपने घर लौट जाता है। माँ, ओ माँ, देखो तो कौन आया है। रमेश के आवाज लगाने पर भी शांति देवी जवाब नहीं देती है। शांति देवी का ये स्वभाव देख सीमा समझ जाती है अब भी कुछ नहीं बदला और उसे अपनी शातिर सास के और नए नए योजनाओं से सावधान रहना होगा। शांति देवी को अपनी बहू को देख बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हुई। वो अपनी बहू को देख मन ही मन सोचती है, कुछ दिन रह लेने देती हूँ इसे और फिर कोई नई योजना बनाकर इसे फंसा दूंगी। तब जाकर मेरे बेटे को समझ आएगा कौन सही है और कौन गलत। फिर कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। शांति देवी भी फिलहाल अपनी बहू को फंसाने के लिए कोई नई योजना नहीं बनाती है। फिर एक दिन शांति देवी सोचती है, चलो अपनी इस बहू को थोड़ा डरा कर रखती हूँ। शांति देवी सीमा को आवाज लगाती है। सीमा, जरा यहाँ आना तो। आ रही हूँ माँ जी। शांति देवी के बुलाने पर सीमा फौरन उसके पास जाती है। शांति देवी सीमा को अपनी धौंस दिखाने के लिए कड़क आवाज में कहती है, अब तुम आ ही गई हो तो मेरी बातें मानकर चलना, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी सास से इस तरह की बात सुन सीमा भी कड़क आवाज में कहती है, माँ जी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जो सही है वही करूंगी और जो गलत है उसे सबके सामने लाऊंगी। सीमा से इस तरह का जवाब सुन शांति देवी हैरान हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब समय है कोई योजना बनाकर इसे यहाँ से भगाने की। फिर एक दिन अकेले बैठे बैठे शांति देवी सोचती हैं, चलो अब बहुत दिन रह ली मेरी बहू, अब फिर से इसे फंसाने का टाइम आ गया है। शांति देवी अपने गहनों का डिब्बा उठाकर उसे छुपाने अपने बंद कमरे की तरफ जाती है, परंतु सीमा इस बार उसे देख लेती है और सावधान हो जाती है। सीमा ये देख फौरन रमेश को फोन कर घर जल्दी आने बोलती है। शाम को जब रमेश घर आता है तो सीमा रमेश से कहती है, आपकी माँ फिर से मुझे चोर साबित करना चाहती हैं। कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले आप मैं जो बोलूंगी वो करोगे, ये वादा करो। हाँ, वादा करता हूँ। बोलो क्या करना है। देखो जी, मैंने अपनी आंखों से माँ जी को अपने गहनों का डिब्बा पुराने वाले बंद कमरे में ले जाते देखा है। देखना कल माँ जी मुझ पर पक्का उनके चोरी होने का इल्जाम लगाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि जब माँ जी अपने गहनों की चोरी वाली बात आपको बोले तो मैं जो अभी आपको बोल रही हूँ वही बातें आप माँ जी से बोलोगे। मैं कुछ नहीं समझ रहा हूँ। चल क्या रहा है, साफ साफ कहो। सीमा उसको अपना सारा प्लान समझा देती है। फिर अगली सुबह शांति देवी अपने नाटक का आरंभ करती है और जोर जोर से रोने लगती है। हाय राम, मैं तो लुट गई। किसी ने मेरा गहनों का डिब्बा चुरा लिया। शांति देवी फौरन अपने बेटे को आवाज देती है, रमेश, अरे ओ रमेश, कहाँ हो बेटा? जल्दी यहाँ आओ। रमेश फौरन अपनी माँ के कमरे में पहुंच जाता है। हाँ माँ, बोलो क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखा बेटा, मैं तुझे मना कर रही थी ना तेरे इस चौरनी बीवी को वापस लाने। देखा, इसके आते ही मेरा गहनों का डिब्बा चोरी हो गया। जब शांति देवी अपनी चोरी की झूठी कहानी रमेश को सुना रही होती है तभी वहां सीमा भी पहुंच जाती है। सीमा को देखते ही शांति देवी बड़े तीखे स्वर में कहती है, देखो देखो, आ गई चोरनी। अपनी माँ से ये बातें सुन फौरन रमेश बोलता है, माँ, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके चोर को पकड़ लेता हूँ। हाँ बेटा, फौरन अपने इस बीवी को पुलिस को पकड़वा दो। नहीं माँ, सीमा चोर नहीं है। चोर कोई और ही है। मैं कुछ समझी नहीं बेटा। सीमा चोर नहीं है तो कौन है? माँ, मैंने घर में चोर कैमरे लगा दिए हैं ताकि हमारे घर में क्या क्या चल रहा है सब कुछ मुझे दिखाई देता रहे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और वो रिकॉर्डिंग पुलिस को दिखा देता हूँ। शांति देवी कैमरे की बात सुन डर जाती है। कैमरा? तुमने कब घर में कैमरा लगा दिया? माँ जी, उसे कैमरा नहीं सीसीटीवी कहते हैं। अभी पुलिस आएगी और सीसीटीवी में देख असली चोर को पकड़ लेगी। शांति देवी सीसीटीवी की बात सुन डर जाती है और डर के मारे सारी बातें रमेश को बता देती हैं।
मुझे माफ कर दो रमेश बेटा, पुलिस को मत बुलाओ। मैंने ही अपने गहने पुराने कमरे में रख दिए हैं। मुझे माफ कर दो, मैं बस सीमा बहू को फंसाना चाहती थी। अपनी माँ से सारी हकीकत सुन रमेश अपनी माँ से कहता है। माँ, आपकी लालच की चक्कर में आपने मेरे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा कर दी थी। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, इस बार मैं अन्याय नहीं सहने वाली हूँ। हाँ बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। अब से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। शांति देवी के इतना गिड़गिड़ाने पर सीमा रमेश से कहती है। सुनो जी, माँ जी को माफ कर दो। आखिर माँ जी ने अपनी गलती मान ली है। शांति अपनी बहू की हाँ में हाँ भरती है। बस फिर क्या था, शांति देवी भी सुधर जाती है और सीमा पर लगा इल्जाम भी झूठा साबित हो जाता है। फिर सीमा और रमेश अपने कमरे में लौट जाते हैं और रमेश भी सीमा से माफी मांगने लगता है। सीमा, मुझे भी माफ कर देना। माँ के कहने पर मैंने तुम पर शक किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये तो बस आप माँ जी की बातों के वजह से बहक गए थे। हाँ, पर कुछ भी कहो, तुम्हारा झूठा सीसीटीवी वाला आइडिया काम तो आया। बिना किसी सबूत के माँ ने अपनी सारी गलती मान ली। पर अब जब माँ ने अपनी गलती मान ली है, तो अब से हम सबको मिलकर रहना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से सीमा के एक आइडिया ने उसकी लालची सास को भी सबक सिखा दिया और अपने ऊपर लगे झूठे इल्जाम को भी गलत साबित कर दिया। दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।